डियर स्टूडेंट, आज हम ट्वेल्थ क्लास बायोलॉजी से चैप्टर नंबर 11 बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस को स्टार्ट करते हैं। और ये जो चैप्टर है मेनली 3 पार्ट में रहेगा। और फर्स्ट पार्ट में हम जो जर्नल इंट्रोडक्शन है वो देखेंगे, और कुछ जो टूल्स हैं इसके आरडीटी के रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के वो डिस्कस करेंगे। और कुछ टूल हैं हम वो सेकंड पार्ट में भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि टूल वाला जो पार्ट है थोड़ा सा लेंथी रहेगा। और उसके बाद जो थर्ड पार्ट रहेगा वो कम्प्लीटली आरडीटी प्रोसेस के रिगार्डिंग रहेगा। उसके अलग अलग स्टेप हैं वो हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी है वो भी हो सकता है अजीब सी लगे, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी एक एडवांस रूप है जिसके अंदर जो बायोलॉजी है और टेक्नोलॉजी है, इंजीनियरिंग है। जैसे इंजीनियरिंग में हम अलग अलग जो उपकरण बनाते हैं, तो उसके अंदर थोड़ी सी एक साइंटिफिक लैंग्वेज चलती है। तो पार्ट जो चैप्टर है थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है, लेकिन कोशिश की जाएगी पूरे एक एक जो पॉइंट है उसको अच्छे ढंग से क्लियर करने की। अलग अलग जो डायग्राम है, रियल पिक है, उससे आपको बिल्कुल अच्छे ढंग से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है? ये टेक्निक्स ऑफ यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स और एंजाइम्स फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट एंड प्रोसेस यूजफुल टू ह्यूमन। तो ये वो तकनीक होती हैं जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, ईस्ट वगैरह, उनको यूज किया जाता है, या फिर कुछ एंजाइम यूज किए जाते हैं जिनसे ऑर्गेनिज्म से, फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स टू प्रोड्यूस, क्या पैदा करने के लिए प्रोडक्ट अलग अलग हो सकते हैं, प्रोडक्ट वगैरह तैयार किए जा सकते हैं, या फिर कुछ प्रोसेसेज हैं जो कि ह्यूमन के द्वारा हेल्पफुल हों, यूजफुल हों, तो उनमें ये बायोटेक्नोलॉजी यूज की जाती है। जैसे एग्जांपल है मेकिंग कर्ड, ब्रेड और वाइन। जो ब्रेड है या फिर जो वाइन है या फिर जो दही है, तो अलग अलग बैक्टीरिया की मदद से ये बनाई जाती हैं। तो ये प्रोडक्ट हैं सारे माइक्रोब मेडिएटेड प्रोसेस होती हैं जिनके द्वारा ये बनाए जाते हैं। जैसे हमने पिछले चैप्टर में भी डिस्कस किया था इनके बारे में, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में। आर फॉर्म ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये भी बायोटेक्नोलॉजी की फॉर्म है, बट इंक्लूड दोज प्रोसेस। लेकिन बायोटेक्नोलॉजी एक स्पेसिफिक फील्ड है जिसके अंदर कुछ प्रोसेस यूज की जाती हैं विच यूज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जो स्पेशल टाइप के, जेनेटिकली का मतलब है जीन लेवल पे मॉडिफाइड, उनके जो जीन है वो चेंज किए होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को यूज किया जाता है अचीव ऑन ए लार्ज स्केल। तो ये प्रोडक्ट हैं बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे यूज किए जाते हैं, मतलब बड़े पैमाने पे हम इनको बनाते हैं। आल्सो इंक्लूड इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन लैब के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होती है स्पर्म एंड ओवम को मिला के जो जाइगोट तैयार किया जाता है, जिसको हम टेस्ट ट्यूब भी बोलते हैं, वो भी बायोटेक्नोलॉजी में आ जाता है। सिंथेसाइजिंग ए जीन एंड यूजिंग इट, कोई भी एक नया जीन हमने बनाया है जो अलग अलग कम्बिनेशन लिए हुए है, तो उसको यूज कैसे करना है। और डेवलपिंग ए डीएनए वैक्सीन, तो डीएनए वैक्सीन होती हैं जो अलग अलग टीके वगैरह होते हैं जिनके अंदर जो डीएनए बेस्ड इंफॉर्मेशन रखते हैं जो, और कोरेक्ट ए डिफेक्टिव जीन, जिसके अंदर बहुत सारे जो जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं जिसमें एक जीन है वो डिफेक्टिव होता है, तो उसको ठीक किया जाता है। तो हम जो नेक्स्ट चैप्टर उसमें एप्लीकेशन देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी की, तो वहाँ पे एक जीन थेरेपी आएगा, तो उसमें इस चीज़ के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, EFB, तो ये क्या डेफिनेशन देती है बायोटेक्नोलॉजी की? एन encompasses both traditional view and modern molecular biotechnology। इसके अंदर दोनों व्यू को ध्यान में रखा जाता है, जो हम पारंपरिक जो पुराने टाइम से बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं वो भी, और साथ में जो हम नई नई जो एडवांसमेंट करते आ रहे हैं मॉडर्न मोलिकुलर बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, उन दोनों का मिला जुला रूप ही एक बायोटेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है, जिसके अंदर क्या जाता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब मिलना, जिसमें दोनों ये सारी चीज़ें मिलें जो हम आगे देखेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस, जो नेचुरल साइंस होती है और ऑर्गेनिज्म के अंदर जो अलग अलग प्रोसेस होती हैं वो कैसे काम करती हैं। सेल्स एंड मोलिकुलर एनालॉग्स, सेल्स एंड मोलिकुलर एनालॉग्स का मतलब होता है सिमिलर, जिसका फंक्शन होता है, तो वो अलग अलग इसमें सब्सटेंस आ जाते हैं, और जिनके हम किस चीज़ में यूज करते हैं, फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, जिनको हम अलग अलग उत्पाद वगैरह या फिर जो अलग अलग सेवाएं वगैरह प्राप्त करने के लिए हम उस प्रोसेस को यूज करते हैं, तो उनके मिले जुले रूप को ही क्या बोलते हैं? बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, किन सिद्धांतों पे काम करता है जो बायोटेक्नोलॉजी एक फील्ड है बायोलॉजी की?
जो एक एडवांस फील्ड है वो। तो टू कोर टेक्निक इन मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, जो आज के टाइम पे बायोटेक्नोलॉजी मतलब बायोलॉजिकल चीज़ों में हम नई नई जो तकनीक लेके आते हैं, जिनसे आने वाले टाइम को थोड़ा सा और ज़्यादा हेल्पफुल बनाया जा सके, मतलब जो ह्यूमन के लिए। तो उसमें जो सबसे पहले जेनेटिक इंजीनियरिंग, तो ये क्या होती है, टेक्निक टू अल्टर केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल। इसमें क्या किया जाता है कि जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं, डीएनए आरएनए, इनके जो काम करने के जो तरीके हैं, ये कैसे काम करते हैं, किस बेस पे हम इनको मॉडिफाई करके चेंज करके अलग अलग तकनीक विकसित कर सकते हैं, वो आ जाता है। टू इंट्रोड्यूस दीज इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म, तो इन जेनेटिक मटेरियल है जो इनको चेंज करके किसी भी ऑर्गेनिज्म में हम इनको डाल सकें, और एंड चेंजिंग द फिनोटाइप ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म, और जिस भी ऑर्गेनिज्म में हमने इनको डाला है चेंज करके, तो उसका जो फिनोटाइप है, उसकी जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, जो भी हम उसके अंदर गुण लाना चाहते हैं, डिजायरेबल गुण, तो वो किस तरीके से ला सकें, वो जेनेटिक इंजीनियरिंग में आ सकता है, आ जाता है। और बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, तो इसमें क्या आ जाता है, मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री एम्बियंस इन केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस। तो इसके अंदर ये प्रोसेस रिलेटेड रहता है, जिसके अंदर जितने भी हम इक्विपमेंट वगैरह यूज करते हैं, तो वो स्टेराइल, स्टेराइल का मतलब उनके अंदर कोई भी माइक्रोबियल कंटामिनेशन, मतलब वो माइक्रोब से दूषित नहीं होने चाहिए। केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस में जितने भी हम इक्विपमेंट वगैरह जो भी प्रोसेस यूज करते हैं, वो स्टेरिलाइजेशन के साथ यूज की जाती हैं इसमें। और टू अनेबल अनेबल ग्रोथ ऑफ ओनली डिजायर्ड माइक्रोब्स यूकैरियोटिक सेल इन लार्ज क्वांटिटी। और इसमें हम अनवांटेड चीज़ों को ग्रो नहीं करने देते, केवल डिजायरेबल का मतलब है जिन माइक्रोब्स को हम ग्रोथ करवाना चाहते हैं, केवल उन्हीं को ही ग्रोथ करवाएं, किस पे, लार्ज क्वांटिटी, ज़्यादा बड़े पैमाने पे। फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट, मतलब जो भी हम अलग अलग प्रोडक्ट प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे एंटीबायोटिक्स हो गया, वैक्सीन होगी, इंजाइम होगी, तो उनको हम बड़े पैमाने पे ही उगा सकें, बाकी जो जो दूसरी चीज़ें हैं उनको वो ना ग्रोथ कर पाएँ। तो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में यही रहता है कि प्रोसेस को करते टाइम पे जो प्रक्रिया है, उसको जब हम यूज कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर हम किन किन चीज़ों का इसमें ध्यान रखते हैं। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है, जिसमें जीन वगैरह के अंदर चेंज किए जाते हैं, तो उसके अंदर वो मेन सिद्धांत किस पे काम करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर वेरिएशन एंड फॉर्मुलेशन ऑफ यूनिक कम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक सेटअप। जैसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखते हैं, वो क्या अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, क्या अलग अलग जो मौके प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर वेरिएशंस हैं, वेरिएशन आती हैं, विभिन्नताएं आती हैं, और विभिन्नताओं की वजह से जो आगे है इवोल्यूशन होता है, जो कि एक इम्पोर्टेंट फिनोमेना होती है नेचर की। एंड फॉर्मुलेशन, फॉर्मुलेशन का मतलब होता है एक अलग अलग प्रोसेस से एक जो नई प्रोसेस है वो विकसित करना, किसकी, न्यू जो ऑफ यूनिक कम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक सेटअप, जो एक नया जीव विकसित होता है, और उसके अंदर अलग अलग जीन का एक कम्बिनेशन वो लिए होता है, मतलब अलग अलग जीन वो कंबाइन फॉर्म में पाए जाते हैं, एक साथ पाए जाते हैं। वही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रिजर्व जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जबकि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो जितनी भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पेरेंट के पास होती है, उनमें कोई चेंज उसमें देखने को नहीं मिलते, वो जैसे थे ऐसे कैसे संरक्षित रहते हैं। प्रिजर्व का मतलब होता है जो उसकी ओरिजिनल फॉर्म है उसी के अंदर उसको बचाए रखना। ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन लीड टू इंक्लूजन एंड मैनी मल्टीप्लीकेशंस ऑफ अनडिजायरेबल जीन अलोंग विद डिजायर्ड जीन। जो हम वैसे नॉर्मली जो नेचर में रिकम्बिनेशन होता है, जो चेंजेस आते हैं, उसके अंदर क्या क्या आता है, मल्टीप्लिकेशन आ जाता है, मतलब वो संख्या में बढ़ते हैं, और इंक्लूजन का मतलब है उसके अंदर कुछ अनडिजायरेबल जीन्स हैं वो भी आ जाते हैं। हालांकि डिजायर्ड जीन तो आते ही हैं, जैसे नेचुरल सिलेक्शन, नेचर कैसे सेलेक्ट करती है, हमने इवोल्यूशन में पढ़ा था, उसमें मतलब अनडिजायरेबल जीन काफ़ी सारे आते हैं, डिजायरेबल जीन भी उसके अंदर आते हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा अच्छी तरीके से नहीं आ पाते। टेक्निक ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग ओवरकम दिस लिमिटेशन, तो जो ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन होती है उसके अंदर जो लिमिटेशन होती है अनडिजायरेबल जीन आने की, उसको ही जो जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक है वो इसको दूर करती है। एंड allows us to isolate and introduce only one or a set of desirable gene without introducing undesirable gene into the target ऑर्गेनिज्म। तो यही मेन प्रिंसिपल होता है, मेन सिद्धांत यही होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग का। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो भी हम अपने मन मर्जी का एक जीन है, डिजायरेबल जीन, उसको निकालते हैं, और उसको फिर
एक ऐसे ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस कर देते हैं जिसमें हम वो चेंज लेके आना चाहते हैं, और हम इससे क्या है अनडिजायरेबल जीन है उनको छोड़ सकते हैं, और इससे क्या रहेगा केवल डिजायरेबल जीन है वही आगे ऑर्गेनिज्म के अंदर जाएंगे। तो ये एक एडवांस तरीका होता है जिसमें डिजायरेबल जीन्स आने में, यदि ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन में कई पीढ़ियों का टाइम लगता था, तो इसमें जो जो कंजप्शन है वो बहुत ही कम हो जाता है, एक टाइम फास्ट प्रोसेस हो जाती है ये। कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल क्या होता है? वो डीएनए मॉलिक्यूल जिसके पास एक्स्ट्रा मटेरियल, फॉरेन मटेरियल प्रेजेंट होता है। तो आइडिया इमर्ज्ड फ्रॉम possibility of linking a gene encoding antibiotic resistance with a native plasmid of the Salmonella typhimurium। तो ये एक बैक्टीरिया है और इस बैक्टीरिया में एक प्लाज्मिड होता है, और प्लाज्मिड क्या होता है? एक एक्स्ट्रा एक डीएनए फॉर्म होती है जो बैक्टीरिया के अंदर पाई जाती है। उसके अंदर एक नॉर्मल डीएनए तो पाया जाता है, सर्कुलर डीएनए, उसके अलावा एक एक्स्ट्रा डीएनए भी पाया जाता है। तो ये जो कंस्ट्रक्शन मतलब रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल का किस तरीके से शुरुआत में जो इसको बनाया गया है, तो वो आइडिया कहाँ से मिला? एक जीन को एनकोड करके, एक जीन है जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी लिए हुआ था, मतलब उसके ऊपर जो एंटीबायोटिक्स जो हम यूज करते हैं बैक्टीरिया को किल करने के लिए, तो एक बैक्टीरिया स्पेशल जो सैल्मोनेला टाइफिमरियम है, तो उसके अंदर हमने एक ऐसा जीन इंट्रोड्यूस किया जिसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी थी, मतलब वो एंटीबायोटिक्स का उसके ऊपर कोई असर नहीं था उस पार्टिकुलर जीन के ऊपर। तो जब हम उस जीन को उस ये सैल्मोनेला टाइफिमरियम के अंदर इंट्रोड्यूस कर देते हैं, उसके प्लाज्मिड के अंदर इंट्रोड्यूस कर देते हैं, तो उससे क्या होता है? वो जो बैक्टीरिया है अब एंटीबायोटिक से किल नहीं होता है। तो स्टेनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोहेर 1972 के अंदर इन्होंने क्या रिसर्च किया था? आइसोलेट एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस जीन। तो इन्होंने क्या किया? जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है उसको अलग किया सेल से बाय कटिंग आउट ए पीस ऑफ डीएनए फ्रॉम ए प्लाज्मिड। एक प्लाज्मिड होता है जो कि एक एक्स्ट्रा डीएनए होती है जो कि किसी भी बैक्टीरिया के अंदर आसानी से मिल जाती है। उसके अंदर जो खुद का डीएनए तो होता है, ये एक एक्स्ट्रा फॉर्म भी डीएनए की एक साइड में रहती है, उसको प्लाज्मिड डीएनए बोलते हैं, सर्कुलर फॉर्म होती है, डेफिनेशन भी उसकी हम पढ़ेंगे। तो इसमें क्या रहता है कि एक पीस ऑफ डीएनए है वो कट किया किसमें से? जो प्लाज्मिड के डीएनए में से, और विच वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्फरिंग द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। तो जो ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन था, ये इस बैक्टीरिया में पाया गया था और उसके प्लाज्मिड में से उसको अलग किया गया, और इसी जीन की वजह से उस बैक्टीरिया के अंदर क्या था कि वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को शो कर रहा था उसके ऊपर। मतलब जो एंटीबायोटिक्स हैं जो हम दवाइयाँ उसके ऊपर यदि डालते हैं तो उसके ऊपर उस चीज़ का कोई असर नहीं हो रहा था। कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन बाय मॉलिक्यूलर सीजर। तो जो यहाँ पे बोल रहा है कि जो डीएनए कट किया है, तो डीएनए कट करने के लिए स्पेशल टाइप के एंजाइम यूज किए जाते हैं बायोटेक्नोलॉजी में, उनको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बोलते हैं, और इन्हीं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को हम डिटेल में अभी नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे। तो मॉलिक्यूलर सीजर बोला जाता है, मतलब ये मॉलिक्यूलर लेवल पे जैसे डीएनए लेवल पे, आरएनए लेवल पे, मतलब उनको स्ट्रक्चर्स को काटने का काम करता है। तो उसके बाद जो ये रिस्ट्रक्शन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए कैसे किया गया? जैसे होस्ट प्लाज्मिड है और होस्ट प्लाज्मिड में से कुछ पोर्शन है उसको कट किया जाता है साइट ऑफ क्लीवेज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम के द्वारा इस हिस्से को काटा गया, और उसके बाद इसके अंदर जो स्पेसिफिक जीन है जो हम इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, तो वो एनिलिंग प्रोसेस के द्वारा इस पोर्शन के अंदर उन जीन्स को हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो इससे क्या बन जाता है? रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड डीएनए। तो पहले ही नेचुरल फॉर्म थी, और उसके बाद जो भी मनचाहा जीन हम इनके अंदर इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो यहाँ पे इंट्रोड्यूस करके जो भी एक नया प्रोडक्ट बनता है वो क्या रहता है? रिकम्बिनेंट डीएनए या रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड डीएनए उसको बोलते हैं। तो जीन में जो चेंज किया हमने, इसी से मॉर्फोलॉजी है इसकी, एक्सटर्नल जो स्ट्रक्चर है फिनोटाइप है वो चेंज हो जाता है। उसके बाद ORI ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ORI क्या होता है? स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस इन क्रोमोसोम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग रेप्लिकेशन। तो ये एक पार्टिकुलर जगह होती है डीएनए की चेन के अंदर ही जहाँ से रेप्लिकेशन जो हमने प्रोसेस पढ़ी है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, और वहाँ पे भी ORI हमने पढ़ा था कि एक ऐसी जगह होती है जहाँ से जो रेप्लिकेशन प्रोसेस है, जो कॉपी होनी है डीएनए की, वो स्टार्ट होती है। पीस ऑफ डीएनए वुड नॉट
be able to multiply itself in progeny of the organism, progeny cell of the organism। यदि हम वैसे ही डीएनए को इंट्रोड्यूस कर दें सेल के अंदर, कहीं पे भी रख दें उसको, तो वो अपने आप कॉपी नहीं बना सकता। when it gets integrated into the genome of recipient multiply and be inherited along with the host डीएनए। और यदि हम इस जो नए डीएनए को, जो हमने डीएनए चेंज किया है, मॉडिफाइड रिकम्बिनेंट डीएनए है, यदि उसको हम जो भी होस्ट ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर हम उसको भेजना चाहते हैं, तो उसके जीनोम के साथ हमने उसको अटैच करना पड़ेगा, जो उसका खुद का डीएनए है उसके साथ अटैच करना पड़ेगा, और तभी वो मल्टीप्लाई करेगा और वो इनहेरिट का मतलब है आगे के आगे पीढ़ियों में जा सकता है होस्ट डीएनए के साथ। होस्ट डीएनए मतलब जो उसका खुद का डीएनए जैसे वो कॉपी करेगा, तो साथ में जो हमारा रिकम्बिनेंट डीएनए है उसकी भी ऑटोमेटिकली कॉपी होती रहेंगी ओआरआई के ऊपर डालने की वजह से, ओआरआई जगह के ऊपर रखने की वजह से। बिकॉज एलियन पीस ऑफ डीएनए हैज बिकम पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। क्योंकि यदि हम जीनोम के साथ अटैच कर देते हैं हमारे जो एलियन मतलब फॉरेन डीएनए को, जो हमने रिकम्बिनेंट डीएनए लिया था, तो वो उसका क्रोमोसोम का ही एक भाग बन जाता है, और विच एबिलिटी, और जिसके पास एक एबिलिटी होती है कि वो अपनी कॉपी बना सकता है, रेप्लिकेट कर सकता है। फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी एलियन डीएनए, एलियन पीस ऑफ डीएनए, यदि हम किसी भी बाहर के डीएनए कॉपी करवाना चाहते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में, तो ये कॉपी करवाने की प्रोसेस क्यों जरूरी है, आगे की प्रोसेस में समझेंगे जब हम प्रोसेस डिस्कस करेंगे बायोटेक्नोलॉजी, तो क्यों जरूरी होती है ये। तो इसके अंदर जो कॉपी करवाया जाता है, तो कॉपी तभी करवाएगा तब इसकी मतलब कॉपी करवाने के लिए नीड टू बी पार्ट ऑफ ओआरआई, मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के अंदर ही हमने इस पीस ऑफ डीएनए को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, तभी ये अपनी कॉपी बना सकता है। आल्सो बी कॉल्ड एज क्लोनिंग और मेकिंग मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ एनी टेम्पलेट डीएनए। और यहीं से क्या कर सकता है ये, क्लोनिंग का मतलब है अपने क्लोन तैयार करना, या फिर मेकिंग मल्टीपल आइडेंटिकल्स कॉपी ऑफ एनी टेम्पलेट डीएनए। टेम्पलेट का मतलब क्या होता है, जिससे ब्लूप्रिंट लेके नया मटेरियल तैयार किया जाता है। तो यहाँ पे टेम्पलेट डीएनए को पढ़ के ही जो नए डीएनए तैयार किए जाते हैं, तो वो क्लोनिंग कहलाते हैं, मल्टीपल कॉपी बनाना कहलाते हैं। और वो आइडेंटिकल कॉपी होती हैं, जैसे पुराने डीएनए होते हैं ऐसे ही नए डीएनए बनते हैं। तो ओआरआई का स्पेसिफिक योगदान रहता है किस चीज़ में, जो नए डीएनए की कॉपी बनानी है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, उसके अंदर। उसके बाद प्लाज्मिड, जो हमने देखा था कि बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है, तो ये क्या है, ऑटोसोमली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल क्यों है, क्योंकि ये नॉर्मल डीएनए तो बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है सर्कुलर फॉर्म में, उसके अलावा एक सर्कुलर फॉर्म में ऑटोसोमली का मतलब है अपने आप रेप्लिकेट करने वाला। इसको किसी भी मतलब जो क्रोमोसोमल डीएनए होता है, मेन डीएनए होता है, उसकी कोई जरूरत नहीं होती, ये अपनी कॉपी खुद भी तैयार कर सकता है। एंड एक्ट एज ए वेक्टर टू ट्रांसफर पीस ऑफ डीएनए अटैच्ड टू इट। तो बायोटेक्नोलॉजी में क्या करना होता है, यदि हमको कोई भी एक जीन उठा के किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस करना होता है, तो उसमें एक वेक्टर की जरूरत चाहिएगी। और वेक्टर क्या है, जो कि उस जीन को हम जिस जीन को मतलब होस्ट ऑर्गेनिज्म में पहुंचाना चाहते हैं, तो उसको इस प्लाज्मिड के साथ अटैच करके भेज सकते हैं। तो ये प्लाज्मिड एक वेक्टर का काम करता है, जो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में इस जीन को मतलब एलियन डीएनए को, या फिर फॉरेन डीएनए, या फिर रिकम्बिनेंट डीएनए, तो ये टर्म एक चीज़ के लिए यूज की जाती हैं, तो उसको भेज सकता है। कट पीस ऑफ डीएनए वाज देन लिंक्ड विद द प्लाज्मिड डीएनए बाय एंजाइम डीएनए लाइगेज। तो जो हमने काटे हुए पीस हैं डीएनए के, उनको जोड़ने के लिए किसके साथ, प्लाज्मिड डीएनए के साथ, तभी तो उसको लेके जाएगा। तो किसके द्वारा, एक एंजाइम डीएनए लाइगेज होता है, जिसको मॉलिक्यूलर ग्लू भी बोलते हैं, जो कटे हुए भाग को मिलाने का काम करता है। और जो डीएनए को काटने का काम करता है उसका नाम क्या आया था, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं ये। मेक्स ए न्यू combination of circular autosomally replicating DNA creating in vitro recombinant DNA। तो क्या होता है, इससे नए नए जो कम्बिनेशन है वो बनते हैं किसके, सर्कुलर ऑटोसोमली रेप्लिकेटिंग डीएनए के, और इसको लैब में तैयार किया जाता है। तो जो जीन हमने भेजना है उसको जब प्लाज्मिड के साथ अटैच किया है, तो उसी को रिकम्बिनेंट डीएनए बोलते हैं। नया जो कंबाइन है, कम्बिनेशन फॉर्म है, जो अलग अलग जीन को मिलाने से बना है, उसी को रिकम्बिनेंट डीएनए, फॉरेन डीएनए, या फिर जो हमने नाम पढ़े थे एलियन डीएनए। तो व्हेन ट्रांसफर्ड इनटू एस्केरिसिया मतलब कोलाई भी इसको बोला जाता है। तो ये भी एक बैक्टीरियम होता है क्लोजली रिलेटेड टू सैलोमोनेला।
सैल्मोनेला टाइफी जो टाइफाइड फैलाता है। तो बैक्टीरिया की अलग अलग क्लासेज होती हैं, तो उसी से मिलता जुलता है, उसी का एक क्लोज रिलेटिव होता है ये इकोलाई। तो इसके अंदर क्या किया जाता है, इस रिकम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफर किया जाता है। देखो प्लाज्मिड एक अलग जगह से ले रहे हैं, अलग डीएनए से लिया है, और अब उसको मल्टीप्लिकेशन के लिए अलग डीएनए में अलग बैक्टीरिया के अंदर भेजा गया है। तो रिकम्बिनेंट डीएनए रेप्लिकेट्स यूजिंग न्यू होस्ट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम एंड मेक मल्टीपल कॉपी। तो जो ये ई कोलाई में हमने ट्रांसफर किया है रिकम्बिनेंट डीएनए, ये क्या करता है, फिर अपनी कॉपी, नई नई कॉपी बनाता रहता है। और ये होस्ट डीएनए का मतलब क्या है, ई कोलाई के डीएनए के साथ इसको अटैच किया जाता है। क्लोनिंग का मतलब क्या होता है, एबिलिटी टू मल्टीप्लाई कॉपीज ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन इन ई कोलाई। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन का मतलब है जो हमने एक पार्टिकुलर जीन लिया है किससे, प्लाज्मिड से, वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मतलब उसके ऊपर किसी भी जो एंटीबायोटिक्स हम यूज करते हैं बैक्टीरिया वगैरह को किल करने के लिए, उसका उसने अपने आप के अंदर एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर लिया है उस एंटीबायोटिक्स के प्रति, उसके ऊपर कोई असर नहीं होता है। तो उसी जीन को हम किसके साथ भेजा है हमने, वेक्टर डीएनए के साथ फ्यूज करके उसको ई कोलाई के अंदर भेजा, और वहां पे जाके वो क्या करता है, अपनी कॉपी इंक्रीज करता है। तो यहाँ पे क्या है, बैक्टीरियल डीएनए, प्लाज्मिड डीएनए, ये देख सकते हैं। जो बैक्टीरिया लिया है उसमें एक साइड में जो मेन डीएनए प्रेजेंट होता है, बैक्टीरियल डीएनए होता है, क्रोमोसोमल डीएनए बोल सकते हैं। और ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मतलब इसके अलावा प्रेजेंट होता है प्लाज्मिड। और प्लाज्मिड है जो वो उसके पास टारगेट जीन लिया होता हो, जो भी जीन हमने भेजना है ब्लू कलर में है। उसके बाद प्रोमोटर टू ड्राइव टारगेट जीन एक्सप्रेशन, ये एक ऐसा रीजन होता है जो कि टारगेट जीन को एक्सप्रेस कर सकता है। प्रोमोटर रीजन ओआरआई के पास होता है, और जब ये आगे जाके कहीं पे भी अटैच होएगा तो इसकी कॉपी होनी भी जरूरी है। तो कॉपी तभी होगी जब ये प्रोमोटर रीजन के बाद में होएगा। प्रोमोटर रीजन से ही रेप्लिकेशन है या कॉपी है वो होती है। और उसके बाद एक साइड में इसके पास क्या है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, जो कि एक सिलेक्टेबल मार्कर का भी काम करता है, जो आगे की प्रोसेसेस में हम पढ़ेंगे इसके बारे में क्या काम करेगा ये। उसके बाद बेसिक स्टेप इन जेनेटिक मॉडिफिकेशन। तो 3 बेसिक स्टेप होते हैं जो जीन हम मॉडिफाई करते हैं। उसमें सबसे पहले क्या किया जाता है, उस डीएनए को पहचाना जाता है जो डिजायरेबल जीन लिए हुए है, मतलब जिस जीन को हमको चाहिए है कहीं पे भेजना, जो पार्टिकुलर करैक्टर लिए हुए हैं, तो उस डीएनए की पहचान करना है सबसे पहले। उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू होस्ट। उसके बाद क्या करना है, जो भी डीएनए हमने आइडेंटिफाई किया है उसको किसी भी होस्ट डीएनए में भेजना है, होस्ट ऑर्गेनिज्म भेजना है। जैसे ई कोलाई हमने लिया था अभी पिछली स्लाइड में। मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस्ड डीएनए इन होस्ट, तो होस्ट के अंदर जब हमने जो डीएनए भेजा है उसको मेंटेन भी रखना पड़ेगा। एंड ट्रांसफर ऑफ डीएनए टू इट्स प्रोजेनी, तो उसके बाद ये भी होना चाहिए कि जो डीएनए है वो कॉपी बना के आगे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इंट्रोड्यूस होता रहे, वो जाता रहे। तो ये 3 स्टेप आते हैं जेनेटिक मॉडिफिकेशन के अंदर। उसके बाद है टूल ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के क्या क्या टूल हैं, उसके मतलब क्या क्या उपकरण हैं जिसके द्वारा हम जो आरडीटी प्रोसेस है, रिकम्बिनेंट डीएनए प्रोसेस है, उसको मतलब कर सकते हैं, प्रोसेस को रेगुलेट कर सकते हैं। तो की टूल में आ जाता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जो कि एक मॉलिक्यूलर सीजर है। पॉलीमरेज एंजाइम जो कि कॉपी बनाने में इस्तेमाल करेंगे। लाइगेज जैसे हमने पढ़ा था, ये क्या करता है, चिपकाने का काम करता है कटे हुए भाग को, जो डीएनए के कटे हुए अलग अलग भाग होते हैं। और क्लोनिंग वेक्टर क्या करते हैं, ये क्लोनिंग जो वेक्टर क्या करेंगे, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में, होस्ट ऑर्गेनिज्म में क्या करते हैं, जो हमारा रिकम्बिनेंट डीएनए है उसके साथ में तो कॉपी करते हैं, इसलिए क्लोनिंग बोलते हैं इसको। और साथ में ये जो जीन है उसको पहुंचाने का काम करते हैं एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में। और होस्ट ऑर्गेनिज्म क्या है, जिसके अंदर हम रिकम्बिनेंट डीएनए को भेजना चाहते हैं, जहाँ से उससे अलग अलग जो प्रोडक्ट है वो लेना चाहते हैं, जिस ऑर्गेनिज्म को हम मॉडिफाई करना चाहते हैं वो होस्ट ऑर्गेनिज्म हो जाता है। तो सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं वो देखते हैं क्या होता है। डिस्कवरी इन ईयर 1963, तो इनकी जो खोज जो 1963 के अंदर, टू एंजाइम रेस्ट्रिक्टिंग ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज इन ई कोलाई एस्केरिसिया कोलाई वर आइसोलेटेड। 1963 में ई कोलाई की ग्रोथ को रोकने वाले 2 एंजाइम को आइसोलेट किया गया, मतलब उसको अलग निकाला गया। वन एडिड मिथाइल ग्रुप्स टू द डीएनए, तो ये प्रोसेस को कैसे रोक रहे थे, जो ई कोलाई की ग्रोथ को कैसे रोक पा रहे थे ये, क्योंकि डीएनए के अंदर मिथाइल ग्रुप्स है,
उसको ऐड कर रहे थे, जिसकी वजह से जो प्रोसेस है इकोलाई की, मतलब जो उसकी मल्टीप्लिकेशन है, अब जब डीएनए ही चेंज हो गया है, उसकी वजह से उनकी जो ग्रोथ है वो रुक रही थी। वही अदर कट डीएनए वाज कॉल्ड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। और जो दूसरा एंजाइम था उसको पता लगाया गया कि वो क्या कर रहा था, डीएनए के भाग को, किसी भी हिस्से को वो काट रहा था, मतलब उसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज नाम दिया गया। उसके बाद हाइंड टू फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फंक्शन डिपेंड ऑन ए स्पेसिफिक डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। तो सबसे पहला जो एंजाइम है वो खोजा गया है, और वो किस बेस पे खोजा गया है, वो स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस, एक न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस होती है जो डीएनए में हम नाइट्रोजीनियस बेस पेयर की सीक्वेंस पढ़ते हैं, तो एक पार्टिकुलर सीक्वेंस पे ही ये कट करता है डीएनए को। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम ही है हिंड 2 है, जो है हिंड 2 ऑलवेज cut DNA molecules at a particular point by recognizing a specific sequence of 6 base pair, जिसको recognition sequence बोलते हैं। तो ये जो हिंड 2 एंजाइम है ये केवल एक पार्टिकुलर सीक्वेंस को पहले तो रिकॉग्नाइज करेगा, इसलिए उसको रिकॉग्निशन सीक्वेंस बोलते हैं। और वो सीक्वेंस 6 बेस पेयर से बनी होती है, और जब इसको वो 6 बेस पेयर कहीं पे भी डीएनए में कहीं पे भी लगे हुए मिल जाते हैं, तो वहीं से ये कट कर देता है उसको। तो इसी से रेस्ट्रिक्शन, रेस्ट्रिक्शन का मतलब रेस्ट्रिक्टेड साइट, केवल लिमिटेड साइट से ही ये डीएनए को कट करते हैं। एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस हम आगे देखेंगे, इसके टाइप रहते हैं। टुडे मोर देन 900 restriction enzyme that have been isolated from over 230 strains of bacteria, each of which recognize different recognition sequences। तो आज हम लगभग 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को आइसोलेट कर चुके हैं, मतलब उनको अलग अलग निकाल चुके हैं। किन किन से, 230 जो स्ट्रेन्स है बैक्टीरिया की, उनसे, ईच ऑफ विच, और जिनमें से जो हर एक रिकॉग्नाइज डिफरेंट रिकॉग्निशन सीक्वेंस, जिसकी अपनी एक अलग अलग रिकॉग्निशन सीक्वेंस होती है, मतलब जो अलग अलग पार्टिकुलर जगह से ही डीएनए को काटने के काम करते हैं। नोमेनक्लेचर, इनके नाम कैसे लिखे जाते हैं, जैसे ऊपर हमने हिंट 2 पढ़े है, तो इसका नाम कैसे लिखा गया है, कैसे हम नाम देंगे अलग अलग एंजाइम को। जो फर्स्ट लेटर होता है वो उसके जीन से होता है, और जो सेकंड लेटर होता है वो स्पीसीज से होता है, प्रोकैरियोटिक सेल फ्रॉम विच दे वर आइसोलेटेड। जैसे इकोराई, इको R1 है जो, वो किससे आया है, उसका जो पहला अक्षर है एस्कैरिसिया, और CO किससे आया है, कोलाई से, और RY13। तो ये कंप्लीट नाम है इसका। तो RY13 क्या है, इसकी स्ट्रेन है। R इज डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ द स्ट्रेन। जो R1 है, तो ये किससे, इसकी जो एक नस्ल होती है स्पेशल टाइप की, मतलब अलग अलग एक ही स्पीसीज की अलग अलग जो नस्लें होती हैं, रेसिज होती हैं बैक्टीरिया में, इनको स्ट्रेन बोला जाता है। तो वहाँ से आया है R वर्ड। और जो रोमन नंबर है, जैसे R1 है, तो जो RY13 है ये पीछे, ये इसके एक कंप्लीट नाम है, जो ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर भी होता है। और जो ई को RI है या फिर 1 है, जो रोमन लेटर 1 है, तो ये 1 किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, कि इनको किस सीक्वेंस में खोजा गया है, किस सीक्वेंस में इनको इसको आइसोलेट किया गया है। क्योंकि लैब के अंदर जब काफ़ी सारे अलग अलग एंजाइम के ऊपर काम चल रहा होता है, तो उनको अलग अलग डिनोट करने के लिए एक ही स्पीसीज से जो अलग अलग एंजाइम मतलब आइसोलेट किए जाते हैं, तो उनको अलग अलग रिप्रेजेंट करने के लिए 1 2 3 4 अलग अलग नाम है वो दिया जाता है। जैसे ऊपर हिंट 2 है, तो ये दूसरे नंबर पे जो आइसोलेट किया गया एंजाइम है। उसके बाद है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कैसे काम करते हैं। जैसे डीएनए की सीक्वेंस होती है, इसमें नाइट्रोजीनियस बेस पेयर लगे होते हैं, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जब भी डीएनए के पास अटैच होएगा, तो वो क्या कर देता है, जो डीएनए को कट कर देता है। और कट करने का तरीका देख सकते हैं, वो बिल्कुल बीचों बीच नहीं कट करता, एक साइड को थोड़ा सा, मतलब एक अंदर से कट करेगा, दूसरे को दूसरे डीएनए के अंदर से कट करेगा, मतलब ये अनइक्वल साइड से कट कर देता है। और जो ये जो बाहर निकले हुए एंड रह जाते हैं, जिनको फ्लैंक्स बोलते हैं, ये स्टिकी एंड का काम करते हैं। स्टिकी एंड का मतलब है जब इनको दोबारा चिपकाना है तो आसानी से चिपक सकते हैं। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम किस तरीके से काम करता है, जैसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, किसी भी डीएनए सीक्वेंस पे लगेगा और उसको क्या कर देता है, वो वहाँ से कट कर देता है। और कट करने का देख सकते हैं हम, थोड़ा सा एक अलग ढंग से कट करता है, जैसे यही अलग चला गया और ये डीएनए का नॉर्मल पोर्शन है वो अलग चला जाता है। उसके बाद है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में कैंची के तरीके से कट करता है, और इसलिए इसको मोलिकुलर सीजर है वो बोलते हैं।
रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के टाइप देखेंगे और रिकॉग्निशन साइट क्या होती है वो पढ़ेंगे। तो 2 टाइप के होते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। उनमें सबसे पहला है एक्सोन्यूक्लियेज। एक्सोन्यूक्लियेज क्या करता है, ये न्यूक्लियोटाइड को जो डीएनए का एंड है, एंड वाले रीजन से हटाता है, और जबकि एंडोन्यूक्लियेज है ये इनर साइड से स्पेसिफिक पोजीशन से हटाता है। मतलब जो टर्मिनल पोर्शन को छोड़ के, जैसे डीएनए एक यहाँ से लेके यहाँ तक शुरू हो रहा है, तो उसको जो टर्मिनल पोर्शन से, मतलब जो साइड से हटाएगा उसको तो एक्सोन्यूक्लियेज, जो अंदर वाली साइड से टर्मिनल साइड को छोड़ के उसको उनको एंडोन्यूक्लियेज बोला जाता है। मैकेनिज्म कैसे काम करता है, वंस एंडोन्यूक्लियेज फाइंड इट रिकॉग्निशन साइट, जैसे ही रिकॉग्निशन साइट को पता कर लेता है जो ये एंजाइम है, तो वो बाइंड करता है डीएनए के साथ और वो कट कर देता है 2 स्ट्रैंड को, डबल स्ट्रैंड जो डबल हेलिक्स होती है डीएनए की, उनकी दोनों स्ट्रैंड्स को कट कर देता है एट ए स्पेसिफिक पॉइंट इन दियर सुगर फॉस्फेट बैकबोन। तो ये शुगर और फॉस्फेट की जो बैकबोन होती है वहीं से कट करेगा, बाकी नाइट्रोजनियस बेस पेयर तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना के ही रहते हैं, वो हाइड्रोजन बॉन्ड तो आसानी से हट जाता है बीच में से। ईच रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज रिकॉग्नाइज ए स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन द डीएनए। तो एक पार्टिकुलर जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस होती है तो वो पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस उसको बोला जाता है। तो पैलिंड्रोमिक क्या चीज होता है, एक पैलिंड्रोमिक वर्ड ऐसा शब्द होता है जो दोनों साइड से पढ़ा जाए तो उसका इक्वल मतलब रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मलयालम है, तो मलयालम को यदि उल्टा ही पढ़ें तो मलयालम ही आता है। तो इन शब्दों को पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस वर्ड बोलते हैं। और पैलिंड्रोम डीएनए में क्या होता है, ऐसी सीक्वेंस होती है ये नाइट्रोजनस बेस की, जो दोनों साइड से यदि हम पढ़ें पोलैरिटी को सेम रखते हुए तो वो इक्वली रहेगी। जैसे ये है 5-3 यदि इसको पढ़ते हैं GAATTC है, तो इसी तरीके से दूसरी साइड से यदि हम पढ़ें 5-3 तो वो क्या रहेगी, GAATTC है। तो इस तरीके की जब भी ऐसी सीक्वेंस इनको मिल जाती है तो यही रिकॉग्निशन सीक्वेंस का काम करती हैं, मतलब इसी सीक्वेंस से कट करते हैं डीएनए को। तो स्टिकी एंड क्या होते हैं, जो बताया था पहले, ओवर हैंगिंग स्ट्रेच, मतलब ये एक्स्ट्रा लटकी हुई स्ट्रेच होती हैं, पट्टियां होती हैं ऑन ईच स्ट्रैंड एज दे फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्ड विद दियर कॉम्प्लीमेंट्री कट काउंटर पार्ट्स। तो ये एक्स्ट्रा इससे होते हैं, जब भी एक एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कट करता है तो ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। फंक्शन क्या करते हैं, एंड फैसिलिटेट, जो ये एक्स्ट्रा एंड होते हैं ये क्या करते हैं, जो इंजाइम होते हैं डीएनए लाइगेज उसको काम करने के लिए जगह प्रोवाइड करते हैं ताकि वो इनको आसानी से अटैच कर सके। रेस्ट्रिक्शन इंजाइम कट स्ट्रैंड्स ए लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर पैलिंड्रोमिक साइट बट बिटवीन सेम टू बेसिस ऑन द अपोजिट स्ट्रैंड। तो जो रेस्ट्रिक्शन इंजाइम है वो ये नहीं कि बिल्कुल बीचों बीच काटता है रिकॉग्निशन साइट के, जो पैलिंड्रोमिक साइट है उसके एक साइड में काटता है, मतलब बीच वाली सेंटर से थोड़ा सा एक साइड में काटेगा, और जिन मतलब एक स्ट्रैंड में जिन बेस पेयर के बीच में से काटेगा दूसरी स्ट्रैंड में भी वो उन्हीं बेस पेयर के बीच में से कट करता है, लिविंग सिंगल स्ट्रैंडेड पोर्शन एट द एंड, और जिसकी वजह से मतलब जो किनारों पे सिंगल स्ट्रैंडेड जगह है वो रह जाती है। और इम्पोर्टेंस इन जेनेटिक इंजीनियरिंग इन स्टिकी एंड्स का क्या इस्तेमाल होता है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज यूज्ड टू फॉर्म रिकम्बिनेंट मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए। तो जो ये कट किए हुए पोर्शन है ये हम किसी भी दूसरे डीएनए के साथ भी अटैच कर सकते हैं। वैन कट बाय सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जब हम अलग अलग डीएनए को एक ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करेंगे तो वो सेम टाइप के जो स्टिकी एंड है वो छोड़ता है, और उन स्टिकी एंड को फिर हम क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं एंड टू एंड, क्या कर किस चीज़ को यूज करके, डीएनए लाइगेज एंजाइम को यूज करके उनको जोड़ना भी आसान होता है। तो एक जीन को हम मतलब उसी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटेंगे जो दूसरे जीन को काटे है, तो अब हम अलग अलग जीन को चिपका सकते हैं मॉलिक्यूलर लाइगेज की वजह से। जो लाइगेज एंजाइम होता है डीएनए लाइगेज, मतलब अलग अलग जीन को जोड़ने का भी काम यहाँ पे ये कर सकता है। सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस। तो ये भी प्रोसेस यूज की जाती है, एक टूल होता है जिसके अंदर डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं, जैसे हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा उसको कट किया है तो उसकी प्रोसेस को देखने के लिए एक जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस है वो यूज की जाती है। तो इसमें क्या होता है, सेपरेटेड बाय टेक्निक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं उनको सेपरेट या आइसोलेट किया जाता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज्ड जो डीएनए होते हैं फोर्स्ड टू मूव टुवर्ड्स एनोड, मतलब जो पॉजिटिव सिरा होता है अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू ए मीडियम या मैट्रिक्स, एक मीडियम के अंदर डीएनए को रख दिया जाता है एग्रोज जेल के अंदर,
और इसके अंदर क्या किया जाता है, फिर इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है। जैसे हमने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ा था, तो वही होती है ये प्रोसेस। एग्रोज इसमें यूज किया जाता है मोस्ट कॉमनली यूज्ड मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं, तो उसमें हम एग्रोज यूज करते हैं, विच इज नेचुरल पॉलीमर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ए सीवीड। एक सीवीड होती है, उससे इसको निकाला जाता है। नेचुरल पॉलीमर का मतलब ये मोनोमर यूनिट से मिलकर बना होता है। डीएनए फ्रैगमेंट सेपरेटेड रिजोल्व अकॉर्डिंग टू दियर साइज थ्रू सीव इफेक्ट प्रोवाइडेड बाय एग्रोज जेल। तो इसमें एग्रोज जेल के अंदर वेल बनाए जाते हैं, उन्हीं वेल के अंदर जो डीएनए है जिसको हमने अलग अलग करना है, उसके फ्रेगमेंट्स को उसको डाल दिया जाता है। उसके बाद जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो अलग अलग साइज के जो डीएनए हैं, डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स हैं वो अलग अलग अरेंज हो जाते हैं एग्रोज जेल में, अलग अलग पट्टी बना लेते हैं। वो अगली स्लाइड में हम देखेंगे भी। स्मॉलर द फ्रैगमेंट साइज द फर्दर इट मूव्स। जितना छोटा साइज होएगा फ्रैगमेंट्स का, वो उतना ही दूर तक जाएगा जहाँ पे हमने एक जो डीएनए को रखा था मूव करवाने के लिए, तो सबसे ज़्यादा आगे स्मॉलर फ्रैगमेंट्स वाले डीएनए ही बड़े मिलेंगे। सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट्स कैन बी विजुअलाइज्ड बाय स्टेनिंग इथिडियम ब्रोमाइड फॉलोड बाय एक्सपोजर टू यूवी रेडिएशन। तो इनकी मूवमेंट को देखने के लिए कि कहाँ तक बढ़े हैं, तो उससे पहले हमको डीएनए को एक इथिडियम ब्रोमाइड, एक स्टेन होता है, उसके साथ उसको मिक्स करना पड़ता है। और तभी हम जो जब ये मूव कर जाते हैं डीएनए फ्रैगमेंट्स, उसके बाद उनको यूवी रेडिएशन के अंदर ही हम उनको देख सकते हैं। स्टेनिंग किए गए जो फ्रैगमेंट्स हैं वो बैंड बनाए हुए मिलेंगे, अलग अलग जो ब्लू कलर के बैंड है वो देखेंगे हम। ब्राइट ऑरेंज कलर्ड बैंड, मतलब जो ऑरेंज कलर के बैंड बनाएंगे, जो अलग अलग पट्टियां बनाते हुए मिलेंगे डीएनए इन द इथिडियम ब्रोमाइड स्टेन्ड जेल इलेक्ट्रो जेल एक्सपोज्ड टू यूवी लाइट। और जब हम इस एग्रोज जेल को यूवी लाइट में देखेंगे तो ऑरेंज मतलब जो एक संतरी रंग के छोटे जो बैंड्स हैं, पट्टियां हैं, वो बनी हुई मिलेंगी डीएनए के अंदर। सेपरेटेड बैंड ऑफ द डीएनए आर कट आउट फ्रॉम द एग्रोज जेल एंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द जेल पीस। इसी को इल्यूशन बोला जाता है। इल्यूशन के अंदर क्या किया जाता है, अब जिस भी डीएनए को, जिस भी एक पर्टिकुलर लेंथ के डीएनए को हमको चाहिए होता है, जिस भी लेंथ का डीएनए हमको चाहिए, तो उसको हम एग्रोजेल से कट करके बाहर निकाल लेते हैं और उसको फिर जहाँ पे भी हमने अटैच करना है उसमें अटैच कर सकते हैं। इसी को इल्यूशन बोला जाता है। डीएनए फ्रैगमेंट्स प्यूरिफाइड एंड यूज्ड इन कंस्ट्रक्टिंग ए रिकॉम्बिनेंट डीएनए बाय जॉइनिंग देम विद द क्लोनिंग वेक्टर। मतलब उन वेक्टर्स के साथ जो कि संख्या बढ़ा सकते हैं इस डीएनए की, तो जो डीएनए फ्रैगमेंट इसमें से निकाला जाता है उसको प्यूरिफाई करेंगे, मतलब एक पार्टिकुलर टाइप का डीएनए ही रखेंगे और उस डीएनए को फिर किसी भी क्लोनिंग वेक्टर के साथ चिपका के एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो तैयार कर लिया जाता है। तो जो पिक है उनसे समझते हैं। तो ये जो एग्रोज जेल है, जो बात कर रहे थे एग्रोज जेल, तो वो इस तरीके की एक सेमी सॉलिड सी फॉर्म होती है, जैसे जेली टाइप जो कैंडी वगैरह होती हैं। तो उसमें क्या है, वेल बनाए जाते हैं और इन वेल के अंदर ही जो सैंपल है डीएनए है उसको लोड किया जाता है। हायर क्लासेज में जो ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है ये एक्सपेरिमेंट करवाया भी जाता है। तो इसके अंदर क्या किया जाता है, जो ये यहाँ पे जो लोडिंग की जा रही है, जो ये हमने वेल बनाए थे, छोटे छोटे जो कुएं टाइप बनाए थे, उनके अंदर जो डीएनए है सैंपल को लोड किया जाता है और उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है वो इसमें से पास की जाती है। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं वेल के अंदर जो डीएनए है उनको लोड किया जा चुका है। और जो भी ये सेटअप देख रहे हैं ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का सेटअप होता है, बायोटेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। और उसके बाद ये है यूवी लाइट का जो सोर्स, जिसके ऊपर हम जब भी इस जेल को रखेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद, तो ये ऑरेंज कलर के हम यहाँ पे बैंड देख सकते हैं, जो किसकी वजह से बनेंगे। जैसे ही करंट पास किया जाएगा तो जो छोटे फ्रैगमेंट्स हैं वो दूर तक चले जाते हैं और जो बड़े फ्रैगमेंट्स होते हैं वो आराम आराम से आगे चलेंगे। और यहाँ पे जो हमको यूवी रेडिएशन के अंदर जो इथिडियम ब्रोमाइड के साथ जो स्टेनिंग की है उससे इस टाइप का एक पैटर्न है, बैंड है, वो देखने को मिलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर। और तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं मूविंग डायग्राम से। तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है किसी भी एग्रोज जेल में से, जो ये एग्रोज जेल है, और इसके अंदर हमने जो डीएनए है उनको कहाँ पे रखा था, यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट हुए हैं ये। और उसके बाद जैसे जैसे करंट इसके अंदर पास करेंगे तो ये बैंड है अलग अलग बनते रहेंगे, आगे तक पहुँचते रहते हैं। तो जो ये रियल पिक है एग्रोज जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की, तो जैसे जैसे हम इसमें करंट पास करते रहते हैं
तो ये जो बैंड हैं वो बनते रहते हैं, और इन्हीं बैंड को फिर हम, वैसे तो ये यहाँ पे स्टेनिंग करके आसानी से दिख रहे हैं, लेकिन वैसे नॉर्मली दिखाई नहीं देते हैं, तो इनको यूवी रेडिएशन के अंदर ही हम देख पाते हैं।